सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 28 अप्रैल और हम आज के टॉप 10 जीके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सारे आर्टिकल्स भी देखेंगे और जितने भी एडिशनल कॉन्सेप्ट है पूरा कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, परसेंटेज का जो वीडियो था उसकी आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, वो अब ऑनलाइन हो चुका है, रिलीज हो चुका है कल शाम को। आप में से कई लोगों ने वो देख चुके हैं और कई लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको, उसके लिए थैंक यू। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो कल शाम को रिलीज हुआ है, आप चैनल में आके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले दो न्यूज पे फॉलोअप करना जरूरी है। आपको याद होगा कल हमने बोडोलैंड की बात करी थी कि वहां पे जो, ये देखिएगा, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पे जो बीटीसी होता है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, उसका टर्म खत्म हो रहा था और फोर्थ अप्रैल को जो इलेक्शन शेड्यूल था वहां पे, इट्स इलेक्शन शेड्यूल्ड ऑन April 4, वो डिफर हो गया है। इस कारण से क्या हुआ है कि वहां पे बात चलती है गवर्नर रूल आएगा या नहीं आएगा, वो आ चुका है। ठीक है, सो बीटीएडी हैज बीन प्लेस्ड अंडर गवर्नर रूल। तो कल की जो न्यूज थी, कल का जो क्वेश्चन था, मैंने पूरा न्यूज बताई थी आपको, उसका एक्सटेंशन है कि अब गवर्नर रूल लग चुका है, ये अपडेट। और दूसरा, आप जानते हैं यूएई से 3 इंडियंस की बॉडी आई थी हु डाइड बिकॉज ऑफ नॉन कोविड रीजंस। ठीक है, बट ड्यू टू सम प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स इनकी बॉडी वापस यूएई भेज दी गई थी। अब वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। सो किन्स हैव रिसीव्ड द बॉडीज फ्रॉम यूएई। ठीक, सो वो रिमेन्स जो है उन तीनों के, उनके फैमिलीज को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। ये दो अपडेट्स हैं। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई हैज अनाउंस्ड द स्पेशल लिक्विडिटी विंडो ऑफ ₹50,000 करोड़। ये विंडो किसके लिए दिया गया है बताइएगा। द आंसर इज म्यूचुअल फंड्स। आप जानते हैं कि वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का इशू था, उन्होंने अपने 6 डेट फंड्स को वाइंड अप किया था। तो अब आरबीआई ने एक लिक्विडिटी विंडो दिया है और आरबीआई ने भी बोला कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, थिंग्स आर फाइन। अब इसके बारे में आर्टिकल पढ़ लीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर से। पहली चीज, वो इशू देख लीजिए। द मूव कम्स आफ्टर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, जो कंपनी है, उसने लास्ट वीक डिसाइड किया था कि इट विल वाइंड अप 6 डेट फंड्स दैट हैव कंबाइंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ नियरली 26,000 करोड़ रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ, क्या रीजन दिया था उन्होंने, illiquid and low rated instruments in its portfolio। इस कारण से उन्होंने वाइंड अप किया था। द फंड हाउस सेड, उन्होंने क्या कहा था, जो फंड हाउस थे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने, दैट इट डिसाइडेड टू वाइंड अप द स्कीम टू प्रिजर्व द वैल्यू एटलीस्ट एट द करंट लेवल्स। देयर वैल्यू वाज गेटिंग इरोडेड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ रिडम्पशन प्रेशर्स, मतलब काफी कंज्यूमर्स, कस्टमर्स अपनी स्कीम को रिडीम करवाना चाहते थे, एंड mark to market losses due to lack of liquidity on account of coronavirus impact on the market। ठीक है, अब आरबीआई ने किया क्या है वो देख लीजिए। आरबीआई हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल विंडो ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड्स इन व्यू ऑफ द रिडेम्पशन प्रेशर फ्रॉम द फंड हाउसेज आर फेसिंग। तो काफी फंड हाउसेज ये प्रेशर फेस कर रहे हैं कि उनको रिडेम्पशन, मतलब कंज्यूमर्स अपनी स्कीम्स को रिडीम कराना चाहते हैं, उसके लिए ये लिक्विडिटी टैप या फिर विंडो खोला गया है। ठीक है, एंड आरबीआई ने यह भी बोला है दैट लिक्विडिटी स्ट्रेस वाज लिमिटेड टू हाई रिस्क डेट फंड्स एंड द लार्जर इंडस्ट्रीज रिमेन्स लिक्विड। तो लार्जर इंडस्ट्री कोई टेंशन की बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। एंड अंडर द स्कीम आरबीआई विल कंडक्ट रेपो ऑपरेशन ऑफ 90 डेज टेनर एट द फिक्स्ड रेट रेपो। बाकी उसका डिटेलिंग आपको पढ़नी है पूरे प्रोसेस की, तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं इस पैराग्राफ में, बट इतना डीप इकोनॉमी जाने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट्स मैंने बताया आपको, इतनी जानकारी एग्जामिनेशन के लिए काफी रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट उस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की न्यूज के फॉलोअप के फॉर्म में कि वो इशू हुआ, अब गवर्नमेंट या आरबीआई ने क्या किया, ये उसका आंसर है, आरबीआई ने किया है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और रिपोर्ट आई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। अभी रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, कल मंडे को ही रिलीज हुई है ये। तो आंसर है इसका सीप्री ने रिलीज करी है। अब देखिए, ये रहा आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से। पहले रिपोर्ट का नाम देखिए आप, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, एंड रिलीज किसने करी है, एक स्वीडिश थिंक टैंक है जिसका नाम है सीप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने रिलीज करी है। इसके हिसाब से ग्लोबल लेवल पे अगर हम मिलिट्री स्पेंडर्स की बात करें तो इंडिया टॉप 3 में आ चुका है, थर्ड रैंक पर हो गया है। ठीक है, अब देख लो आप, पहले 2019 में टॉप 5 लार्जेस्ट डिफेंस या मिलिट्री स्पेंडिंग किसने करी है, नंबर 1 पे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, कितना करा है, $732 बिलियन। सेकंड पर चाइना, थर्ड पर इंडिया, फोर्थ पर रशिया और फिफ्थ पे सऊदी अरेबिया। अब यहां देख लीजिए, चाइना एंड इंडिया सेकंड और थर्ड मिलिट्री स्पेंडर्स में आ गए हैं। चाइना का एक्सपेंडिचर $261 बिलियन है और पिछले साल कंपैरिजन में 5.1% बढ़ा है, और इंडिया का एज कंपेयर टू 2018 6.8% इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर, और अभी कितना है
$71.1 बिलियन। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फिगर, $71.1 बिलियन। ये क्यों बढ़ा है, इंक्रीज क्यों हुआ है, इसका रीजन भी आर्टिकल में दिया हुआ है। India's tension and rivalry with both Pakistan and China are among the major drivers for its increased military spending। ये रीजन दिया गया है, ठीक है। और ये जो $71.1 बिलियन का एक्सपेंडिचर है, दिस कंप्राइजेस 2.4% ऑफ द ग्लोबल ऑफ द ग्रॉस जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है जीडीपी इंडिया का है, सो हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 2.4% स्पेंड किया डिफेंस पे। तो दिस परसेंटेज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ये पूरी कहानी यहां पे दी गई है। अब एक जरूरी बात ध्यान दीजिएगा कि हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर, बट अगर आप रीसेंट डेटा देखोगे, सो डिफेंस अलोकेशन इन द लेटेस्ट बजट फॉर 2020 एंड 21, वहां पे इट इज 3.37 लाख करोड़, बट परसेंटेज वाइज इट इज, अब यहां पे हम लोग डिफेंस पेंशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हटा के बात करते हैं, 1.5%। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है, पर परसेंटेज वाइज वो 1.5% हो गया है। ये ट्रेंड देखना पड़ेगा। ये वाला ट्रेंड, टॉप 5 रैंक्स, इस रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट कौन बनाता है, सीप्री का नाम, और इंडिया का डेटा, और इंडिया की रैंक थर्ड है वो तो आप जानते हैं। इतना डेटा आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और सब्जेक्टिवली ये रीजंस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी जानकारी लोगे तो अच्छा है। देखिए ध्यान रखिएगा, हर समय मंथली डेटा पे भरोसा मत करिए कि मंथ के एंड में कोई चीज पढ़ के हम देख लेंगे। पढ़िए, अच्छे सोर्सेज होते हैं, मैगजीन वगैरह जो भी पढ़ना चाहें आप, बट उस दिन को चीजों को साथ साथ लेते हुए चलो। जिस दिन रिपोर्ट है उसको उस दिन पढ़ लो। हाँ, बाद के सोर्सेज से आप रिपीट और रिवाइज कर सकते हो, बट मतलब किसी तरह का स्लॉग मत रखिए। स्लॉग मतलब किसी तरह का इकट्ठा मत करिए कि भाई बाद में इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा काम मत करिए। साथ साथ करंट अफेयर्स चलता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है और एग्जाम में स्कोरिंग भी होती है, वरना अक्सर यही कट ऑफ छूटता है हम लोग का, तो हमें बच के रहना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हेड्स द स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स? द आंसर इज आनंद शर्मा, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटी जो आईटी वाली है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, उसे हेड करते हैं शशि थरूर, बट जो होम अफेयर्स वाली उसको हेड करते हैं आनंद शर्मा। ही इज अ कांग्रेस लीडर। ये देख लीजिए, एक्चुअली आनंद शर्मा जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स है उसकी एक मीटिंग होनी चाहिए ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पर यह रिक्वेस्ट राज्यसभा सेक्रेटरीट ने मना कर दी। अभी देख लीजिए, इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस सीएम के साथ, आप जानते हैं पीएम की कॉन्फ्रेंस होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर्स के साथ, तो बोल रहे हैं कि अगर उनकी हो सकती है तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। सो राज्यसभा सेक्रेटरीट डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज प्लान्स टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साइटिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये बोल रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर कर सकते तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। और ही इज अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो, मिस्टर आनंद शर्मा। रीजन देखिएगा, उन्होंने बोला है, इट वॉज क्रूशल फॉर द होम अफेयर्स कमिटी टू स्पीक टू ऑफिशियल्स एज द मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजिंग रिलीफ एफर्ट्स एंड अ रोड मैप फॉर अ स्टेज वाइज ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन। तो जो भी ये सब काम कोविड-19 को फाइट करने के लिए हो रहे हैं, उसमें होम मिनिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। इस कारण से इस स्टैंडिंग कमिटी जो होम अफेयर्स की, उसको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो इश्यूज रेज कर सके, कंसर्न्स रेज कर सके, और होम ऑफिशियल्स, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स जो हैं उनसे जवाब ले सके। तो ये पूरा इशू चल रहा है। आप देखते हैं कि इसमें अच्छा, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जिनको रिक्वेस्ट करी गई है? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि वेंकैया नायडू जी है। तो उस पर क्या एडिशन होता है देखते हैं। फिलहाल रिक्वेस्ट प्लेस करी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द प्रिंसिपल सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? एमपी हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहां लोकेटेड है? आंसर है जबलपुर, और इसकी मेन प्रिंसिपल सीट जबलपुर में है, और एक बेंच इंदौर में है और एक और बेंच ग्वालियर में है। तो इंदौर ग्वालियर में बेंचेस है, और प्राइमरी बेंच कहां पे? प्रिंसिपल बेंच, प्रिंसिपल सीट जबलपुर में। आर्टिकल देख लीजिए, एमपी हाई कोर्ट हैज सस्पेंडेड हियरिंग्स एट द इंदौर बेंच। रीजन आप देख लीजिए, मेनी इंप्लॉइज इंक्लूडिंग अ जज हैव बीन प्लेस्ड अंडर क्वारंटीन। और आप जानते हैं इंदौर में कोविड-19 काफी सीरियसली फैल रहा है, इस कारण से डिसीजन लिया गया है, ठीक है। लेट अस होप कि इंदौर में हालत जल्दी सही हो, पर फिलहाल हालत सही नहीं है वहां की। एक्शंस पूरा सरकार अपनी मेहनत कर रही है वहां पे, इस कारण से स्टेप लिया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग स्कीम की यहां पे बात करने वाले हैं, जल जीवन मिशन। उसका ऑब्जेक्टिव देखिए पहले, द गोल ऑफ जल जीवन मिशन इज टू प्रोवाइड all the households in rural India safe and adequate water through individual household taps connection by which year? तो पर्पस क्या है इस मिशन का? टू प्रोवाइड ऑल द हाउसहोल्ड्स ऑफ रूरल इंडिया सेफ एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई थ्रू इंडिविजुअल
हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस किस ईयर तक पूरा करना है, ये सवाल है, आंसर है 2024 तक। तो 2024 इज द डेडलाइन फॉर दिस, ठीक। और जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको मतलब इंप्लीमेंट कर रही है। पहले मिनिस्टर का नाम देख लीजिए। सो पहले आप ये देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ये देख लीजिए, मिस्टर गजेंद्र शेखावत। सो मिस्टर गजेंद्र शेखावत इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ये उनका नाम है, ये इनकी फोटो आप देख सकते हैं। आप आर्टिकल देख लीजिए। मैं एक्चुअल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में गया हूं, उसकी वेबसाइट पे गया हूं और वहां से एक्चुअल डेटा लाया हूं आपके लिए। तो दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑन दिस मिशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, ठीक है। सो ये रहा जल जीवन मिशन, और ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। विजन देख लीजिए, every rural household has drinking water supply in adequate quantity of prescribed quality on regular and long term basis at affordable service delivery charges, leading to improvement in living standards of rural communities. This is official from the ministry, ठीक। तो इन फ्रेजेस को, इन स्टेटमेंट्स को आप अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चंस, इंटरव्यू, जीडी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको 2024 के बाद बोल रहा था, वो इसी का एक मिशन है, वो देख लीजिए। So Jal Jeevan Mission will be assisting, empowering and facilitating the states and union territories, अब देखिए क्या है, for creation of water supply infrastructure so that every rural household has functional tap connection by 2024 and water in adequate quantity of prescribed quality is made available on regular basis. तो 2024 is the deadline फंक्शनल टैप्स के थ्रू। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने ध्यान दिया हो कि जल जीवन मिशन जो है वो असिस्ट करेगा, इंपावर करेगा और फैसिलिटेट करेगा। डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं हुई है, पता है क्यों? क्योंकि जो वाटर है ना, वो कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। तो वाटर का प्रोविजन कराना स्टेट का काम है, पर उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और यूनियन गवर्नमेंट पूरा साथ देगी। तो दोनों मिलके, सेंटर और स्टेट मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे 2024 तक। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। एक चीज और, आज द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा इंटरव्यू आया है मिस्टर गजेंद्र शेखावत का। बहुत बढ़िया इंटरव्यू, उसमें काफी अच्छे इंसाइट्स दिए गए हैं। ऐसे इंटरव्यू जरूर पढ़ा करिए जो मिनिस्टर्स वगैरह के आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें पूछी गई है कि कई लोग अभी लॉकडाउन क्योंकि हो रहा है, तो कई लोग, ज्यादातर लोग घर पर हैं। हाँ सॉरी, आई थिंक क्लियर है। काफी लोग घर पर हैं और वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और हैंड वॉश को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है। इस कारण से कहीं पानी की कमी तो नहीं आ जाएगी? तो गजेंद्र शेखावत जी ने बोला है कोई कमी नहीं है। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारे रिजर्वॉयर्स के पास और ज्यादा पानी है, और वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे वाटर रिजर्वॉयर्स की, रिवर्स की, तो कंसिस्टेंट वहां पे नजर रखी जा रही है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, एडिक्वेट पानी है, ठीक है। और भी काफी अच्छे इंसाइट वहां पे मिलेंगे आपको। इंटरव्यू जरूर पढ़िएगा द हिंदू न्यूज़पेपर। मुझे पेज का नंबर याद नहीं है, शायद 12 या 13 पेज पर होगा, नेशन वाले सेक्शन में है, पढ़िएगा, अच्छा इंटरव्यू है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाजोंग ट्राइब इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है ये। अब देखिएगा, जो आर्टिकल हिंदू में आया है उसमें यह बताया गया है कि हाजोंग ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में है, पर जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे मेघालय भी आंसर मिला। मेघालय में भी ट्राइब है, तो हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। आर्टिकल देख लीजिए फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सो चकमास एंड हाजोंग्स नीड हेल्प। अब एक दिल्ली बेस्ड राइट्स बॉडी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बोला है कि वो इंटरवीन करें to ensure food for the Chakmas and Hajong communities in Arunachal Pradesh who have allegedly not been included in the government relief economic package. और उसका रीजन उन्होंने हिस्टोरिकली दिया है। द चकमास एंड हजोंग्स डिस्प्लेस्ड इन द 1960s, 1960s लिखा है ये, ठीक है, by violence and a dam in erstwhile East Pakistan were settled in parts of Arunachal Pradesh, ठीक है। And the Chakmas and the Hajongs do not have ration cards as the state governments have allegedly and arbitrarily seized their ration cards through an order on October 25, 1991, ठीक है। तो ये कुछ इशू है जिसमें उनके राशन कार्ड सीज कर लिए गए हैं। इस कारण से इन दो कम्युनिटीज को खरीदना पड़ रहा है चावल एट ₹29 per kg, while the other vulnerable sections are getting at ₹5 per kg. So denial of food was a violation of right to life guaranteed under Article 21. और इसमें यह भी बोला गया है कि दिस इज बियॉन्ड द मीन्स ऑफ मोस्ट चकमा एंड हाजोंग पीपल, क्योंकि वो काफी मतलब गरीबी में है, वो सब रीजन दिया गया है, ठीक है। सो लेट अस होप कि इसमें पीएम इंटरवीन करके जो भी इश्यूज हैं इसको सॉर्ट आउट करे। बाकी हिस्टोरिकली भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि दो ट्राइब्स कहां की है, चकमा, हाजोंग। हाजोंग पे मैंने रिसर्च करी थी, अरुणाचल तो है ही, मेघालय में भी ट्राइब फाइंड करते हैं, ठीक है। सो फिर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा फैक्चुअली एंड सब्जेक्टिवली ऑल्सो। दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं।
हु इज यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? ये क्वेश्चन मैंने कुछ हफ्ते पहले पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, इंपॉर्टेंट बात बोली है, तो इसलिए क्वेश्चन दोबारा है। आंसर है मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट इज द करंट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब बाकी जो नाम देख रहे हैं आप, ये पहले हाई कमिश्नर रह चुके हैं, दे आर दी फॉर्मर हाई कमिश्नर्स। जैसे जैद अल हुसैन जी जो हैं, पहले रह चुके हैं, ये जॉर्डन के हैं। ठीक है, जॉर्डन। नवनेथम पिल्लई ये रह चुके हैं पहले, ये साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका। और लुइस आर्बर कनाडा के थे। और अभी जो है प्रेजेंटली मिशेल बैचलेट, शी इज फ्रॉम चिली। ये चिली की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं पहले, और अभी ये पोजीशन ये होल्ड करती हैं, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, चिली कंट्री की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, दैट यूएन राइट्स चीफ हैज सेड, शी हैज वार्न्ड दैट countries flouting rule of law in the name of fighting novel coronavirus pandemic risk sparking a human right disaster। ठीक, तो उन्होंने ये बोला है दैट, नाम देख सकते हैं आप, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचलेट, उन्होंने बोला है दैट, उन्होंने कंट्रीज को ये बोला है दैट दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ एक्सेप्शनल और इमरजेंसी मेजर्स। ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि सरकारों को इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं, उसका इस्तेमाल वो लोग सिर्फ पैंडेमिक या कोरोना वायरस कंट्रोल करने में करें, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होने चाहिए। सो इमरजेंसी पावर्स शुड नॉट बी अ वेपन गवर्नमेंट कैन wield टू क्वेश द डिसेंट, कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड इवन परपेचुएट देयर टाइम इन पावर। ठीक है, एंड दे शुड बी यूज टू कोप इफेक्टिवली विद द पैंडेमिक, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो किसी भी और कारण के लिए इस पावर को यूज नहीं करना चाहिए। एंड देयर हैव बीन न्यूमरस रिपोर्ट्स from different regions that police and other security forces have been using excessive and at times lethal force to make people abide by lockdown and curfews। ठीक है, such violations have often been committed against people belonging to poorest and most vulnerable segment of the population। तो पैंडेमिक है, सीरियस है, सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, पर इन पावर्स का किसी भी ह्यूमन राइट वायलेशन के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये अच्छा इंसाइट आया है इनकी तरफ से, एंड क्योंकि मिशेल बैचलेट जी ने खुद बोला है, तो इसको आप ऑफिशियली कोट कर सकते हैं। और ये रहा मिशेल बैचलेट जी का फोटो। ठीक है, चिली से है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मर यूएस एम्प्लॉयज हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट विच आईटी कंपनी फॉर डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस? आंसर है विप्रो। आर्टिकल देख लीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर से, उसके इकोनॉमी वाले सेक्शन में आर्टिकल मिल जाएगा आपको। सो 5 फॉर्मर एम्प्लॉयज ऑफ विप्रो, ठीक, have slapped a class action suit against IT service major accusing it of discriminatory employee practices। विप्रो के अगेंस्ट केस करा गया है, और ये केस फाइल करा गया था मार्च में इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी। ठीक, अब रीजन ये बताया गया है कि जो उन्होंने मतलब अलीज किया है केस में एम्प्लॉयज ने, फॉर्मर 5 एम्प्लॉयज जो हैं, विप्रो ऑपरेट्स अंडर अ जनरल पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ साउथ एशियंस एंड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हु आर नॉट साउथ एशियंस एंड नॉट इंडियंस। एंड द जनरल पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैनिफेस्ट इन, कहां वो लोग बता रहे होती है, हायरिंग में, स्टाफिंग में, प्रमोशन में और टर्मिनेशन डिसीजंस में, ऐसा उनका ब्लेम है। अब वो साबित होता है नहीं होता, ये देखना पड़ेगा। अभी सिर्फ केस फाइल करा गया है, एंड विप्रो ने अभी कोई कमेंट इस पे नहीं दिया है। तो देखते हैं किस तरह से केस आगे बढ़ेगा। इसमें 4 लिटिगेंट्स अमेरिका के हैं और 1 ईरान का है। तो ये केस फाइल कर गया न्यू जर्सी में, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, which player has been banned by Pakistan Cricket Board for 3 years on corruption charges? आंसर है उमर अकमल, इनको बैन करा गया है। आर्टिकल देख सकते हैं आप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज बैंड उमर अकमल फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ गेम फॉर 3 years ऑन करप्शन चार्जेस। ठीक है, और एक्चुअली उन्होंने, अकमल ने एक इंटरव्यू में बोला था दैट ही वाज ऑफर्ड मनी टू स्किप मैचेस अगेंस्ट इंडिया। ही हैज ऑल्सो रिवील्ड दैट ही वाज आस्क्ड टू लीव 2 deliveries इन अ मैच बाय द बुकीज। तो ये पूरा करप्शन का इशू चल रहा है अभी, जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको 3 साल के लिए बैन करा गया। प्लेयर का नाम पूछ सकते हैं, तो फैक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट, प्लेयर के नाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इशू शायद नहीं पूछेंगे आपसे, बट उमर अकमल का नाम पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, मनसी जोशी इज अ पैरा एथलेटिक इन विच स्पोर्ट्स? पैरा एथलेटिक मतलब वो एथलीट्स जो डिफरेंटली एबल्ड है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरा एथलीट्स। तो मनसी जोशी, शी इज अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, पर वो किस फील्ड की आपको बताना है। आंसर है बैडमिंटन। ठीक है, सो शी इज अ पैरा बैडमिंटन एथलीट, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ठीक, ये आप आर्टिकल देख सकते हैं दैट
मनसी जोशी, शी इज सेंटर इन द बैक रो, तो ये है मनसी जोशी जी। एंड शी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। उन्होंने बोला है, इस बात को भी एक्सेप्ट किया है, शी फील्स that the physically challenged continue to be treated in a indifferent manner and are suffering the most during the lockdown। तो वो कह रही हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स लॉकडाउन में आ रही है, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। एंड शी इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग हर टाइम बाय डूइंग अ ऑनलाइन कोर्स ऑन डिसेबिलिटी अवेयरनेस एंड सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। ठीक है, उन्होंने काफी अवार्ड भी जीते हैं। और बैडमिंटन में जो पैरा बैडमिंटन वाला सेक्शन है, पैरा बैडमिंटन कैटेगरी है, उसमें 6 कैटेगरीज होती है। ठीक है, जिसमें SL3 कैटेगरी जो होती है उसमें लास्ट जो रैंकिंग आई थी उसमें नंबर 2 है मनसी जी। ठीक है, सो जो पैरा बैडमिंटन की 6 कैटेगरी, उसमें जो SL3 कैटेगरी होती है उसमें सेकंड रैंक है इनकी। ठीक, एंड बहुत सारे टूर्नामेंट्स आप इनका पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे इन्होंने अवार्ड जीते हैं। जैसे रिसेंटली एक स्विट्जरलैंड में जो बेसल जगह है वहां पे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी पैरा बैडमिंटन की, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो ऐसे बहुत सारे इनके अवार्ड्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। सो शी इज अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको चीजें पसंद आई हो। अगर कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट चाहे अच्छे हो या बुरे हो, बुरे भी तो लिखिए, वो मेरे लिए फीडबैक की तरह होता है। तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।